मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं खबर आ रही बदायूं से। बदायूं के दातागंज तहसील क्षेत्र में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से हजरतपुर गढ़िया रंगीन बाग पर आवागमन प्रभावित हो गया है। हरामपुर गांव के पास सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के दोनों ओर गहरी खुदाई और जलभराव के कारण रास्ता स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे हादसे की आशंका बनी हुई है। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और एसडीएम विनोद कुमार ने सुरक्षा के लिए सड़क के दोनों ओर बल्ली और रस्सी लगाने के निर्देश दिए। वहीं 2 पुलिस कर्मियों को मौके पर तैनात कर राहगीरों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। बदायूं से सचिन शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। पंद्रह अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम का पूरा गायन नहीं होने को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया है। वहीं जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक युवक के पैलेट गन से घायल होने के मामले में दिल्ली पुलिस और राहुल गांधी से जुड़े एफआईआर विवाद को लेकर भी सियासत तेज है और राहुल गांधी के पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठने और घायल युवक द्वारा न्याय की मांग के बीच हमारे संवाददाता एसएन यादव ने शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजन पाठक से खास बातचीत की। बातचीत में उन्होंने वंदे मातरम, जंतर मंतर मामले और राहुल गांधी से जुड़े विवाद पर कांग्रेस का पक्ष रखा। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। जंतर मंतर पे 20 जुलाई को जिस तरीके से नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों के ऊपर जिस लाठीचार्ज और पैलेट गन को लेकर जो प्रकरण उठा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार ने कहा कि जिस तरीके से उनके ऊपर बर्बरता पूर्वक यह व्यवहार किया गया, उन और जिन्होंने यह व्यवहार किया है उनके ऊपर एफआईआर होगी और जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। और हाल ही में अभी 15 अगस्त पे जिस तरीके से घटनाक्रम देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाना कि वंदे मातरम जो कि राष्ट्रगान के समान है पूरा बजने नहीं दिया, तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ इसमें मौजूद है शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजन पाठक। ये बात करते हैं किस तरीके से क्या है और क्या इनका कहना है जो पार्टी का स्टेप लिया जा रहा है। नहीं बता, भाजपा के लोग नहीं बता सकते कि उनके जो पूर्वज रहे, उनके आका जो रहे हैं, वो भारतीय इसके स्वतंत्र देश के स्वतंत्र कराने में कोई योगदान रहा हो। न तो स्वतंत्र कराने में योगदान रहा है और राष्ट्रीय गीत की बात जो कर रहे हैं, इनके यहाँ कभी ये हुआ ही नहीं। ये लोग केवल दिखावटी काम किए हैं, लोगों को गुमराह किए हैं और निश्चित रूप से यह केवल देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जोड़ने का काम सिर्फ कांग्रेस की है। ये चाहे जिस मुद्दे पर आज यह केवल देश को बुरी तरह से बर्बाद करने के हर स्तर पर इनका परीक्षण करेंगे तो हर स्तर पर पाएंगे कि देश को बर्बाद कर रहे हैं। आज भाई भाई को जाति धर्म मजहब में तोड़ रहे हैं। निश्चित रूप से मैं आप दशा पहले चाहे गांव हो, देश हो, प्रदेश हो, जिला हो, हर जगह देश के प्रति एक भावना अच्छी रहती थी।
आज इतना बुरी तरह, चाहे राष्ट्रगीत हो, चाहे देश का मुद्दा हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो, 15 अगस्त ये लोग मानते ही नहीं। ये देश की आजादी का जश्न कभी माने ही नहीं। ये लोग देश हमेशा देश के गद्दारों के साथ रहे हैं और उनका मुखबिरी काम किए हैं। निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज मोदी जी की बात देख लीजिए और पहले की बात, अच्छे दिन दिखा रहे थे, आज जितना बुरा दिन लोगों का दिखा दिए। पेपर लीक का मुद्दा, तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, चंदा चोरी, तमाम प्रकार से मुद्दे पर सरकार पूरी तरह फेल्योर है। और निश्चित रूप से हम लोग हर तरह से कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, हर तरह से देश के लिए और देश की जनता के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है। अध्यक्ष जी, आज जिस तरीके से राहुल गांधी दिल्ली में डीसीपी कार्यालय के बाहर धरने बैठे, और क्या धरने पर तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही कि ये हार का हताशा है, ये राजनीति है, कि इस तरीके से इसको देखते आप? देखिए, जैसा कि आप पेपर लीक मुद्दा देखे ही हैं, जंतर मंतर आज थाने पर, वहां पर पायलट गन से जिस तरह से आदमी की आंख का रोशनी चली गई, क्या पार्लियामेंट में लोगों को झूठ बोलकर गुमराह करके सरकार बयान दे रही है। आज वही जिनकी आंख चली गई, जिनका परिवार बिखर गया, जिनके परिवार के लोग मरे हैं, दर्द उनको पता है। ये सब कोई दर्द का, जनता का दर्द किसी भी हालत में नहीं समझने वाले हैं। उसी के लिए आज राहुल गांधी जी ने जिस तरह से जाकर के उनका सहयोग किया है, FIR दर्ज कराया, मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज वो चाहे पेपर लीक का मुद्दा रहा हो, चाहे पायलट गन का मुद्दा रहा हो, चाहे लोगों के मुआवजे की बात रहा हो, चाहे जिस परिवार के लड़के मरे हैं उनकी बात रही हो, हर मुद्दे पर। और जनता की आज के, चाहे किसान हो, बेरोजगार हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार, हर मुद्दे पर जिस तरह से मुखरता के साथ राहुल गांधी जी देश की आवाज बने हुए हैं, मैं राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, और हर तरह से देशवासी आज जितने भी, चाहे जो हैं, चाहे छोटे बड़े, हर तरह से लड़के हो, स्टूडेंट हो, सभी लोग आज राहुल गांधी जी को एक अपनी आशा भरी किरण से देख रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक छोटा सा अंतिम सवाल है। जिस तरीके से देखा गया कि LOP लीडर ऑफ अपोजिशन और तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज वहां पे मौजूद रहे, फिर भी 7 से 8 घंटे FIR कराने में लगे, तो क्या लगता है आम जनता को एक FIR कराने में किस तरीके से प्रक्रिया से गुजरना पड़ता होगा? आप निश्चित रूप से देख रहे हैं कि LOP जो देश के नेता होते हैं, वो विरोधी दल के नेता होते हैं। जब उनकी बातों को लोग इधर सुन नहीं रहे हैं, साधारण मानव तो एकदम मक्खी की तरह हो गया है। वो चाहे बीजेपी का एक अब वसूल हो गया है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। वो किसी तरह न उनको परिवार वालों का दर्द है, न बच्चों का दर्द है, न किसानों का दर्द है, न व्यापारियों का दर्द है। अब यह भी देख रहे हैं कि यह हिंदू धर्म के स्थल को भी व्यापारिक स्थल बना रहे हैं, अपना रोजी रोटी की व्यवस्था बना रहे हैं, चंदा चोरी कर रहे हैं। और आज जितने भी जगह बने हैं, अगर वहां CBI जांच करा ली जाए तो वहां भी बहुत लंबा हेरा फेरी कराया गया है। तो रोड की स्थिति आप खुद देख रहे हैं। यह स्वयं अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए, कार्यकर्ताओं को पैसा पैदा कराने के लिए, यह सब चाहे जितने भी ठेका कर रहे हैं। देश में आज 99% काम जो भी है, पुल ढह जा रहे हैं, टंकी गिर जा रही है, रोड खत्म हो जा रहा है, तो कोई किसी भी हालत में एक जगह न तो पारदर्शिता है, न ट्रांसपेरेंट है, न तो वहां इंक्वायरी है। कांग्रेस के शासन में ही होता था कि वो रोड जो भी बनती का कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई इसका जवाबदेही नहीं है। तो ऐसे सरकार जो झूठ बोल रहे हैं, यही मोदी जी कहे थे चप्पल वाला हवाई जहाज यात्रा करेगा। आज ट्रेन की यात्रा नहीं, बस की यात्रा नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या इनसे उम्मीद कर रहे हैं? किसी भी मुद्दे पर एक चीज बता दीजिए, ये खड़े उतरे हो। ये सिर्फ देश को बर्बाद कर रहे हैं, और भाईचारा जो खत्म देश का था वो खत्म कर रहे थे, और सभी धर्म जाति मजहब के हर जात के लोगों को लड़ा रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजन पाठक, जिस तरीके से बताया कि अब वंदे मातरम को लेकर तो वो
बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से बताया। और दिल्ली में राहुल गांधी के द्वारा जिस तरीके से 7 से 8 घंटे लग गए एक एफआईआर में, तमाम जनता को अगर इसका एहसास हो तो क्या लगता है कि एक सामान्य व्यक्ति अपना दुख और दर्द यदि प्रशासन के पास लेकर जाएगा तो उसके साथ किस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जंतर दिल्ली में पैलेट गन से घायल छात्र की एफआईआर दर्ज नहीं होने के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में मिर्जापुर शहर कांग्रेस कमेटी ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर छात्र की तत्काल एफआईआर दर्ज करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। शहर अध्यक्ष भगवान दत्त पाठक उर्फ राजन पाठक ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए डीसीपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होने और दोषियों पर कार्रवाई तक का कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। प्रदर्शन में राजेंद्र शुक्ला, रमेश चंद प्रजापति, इमरान खान, अर्चना चौबे समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। जी बताएं, आज आप लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी 20 तारीख का जो कार्यक्रम रहा दिल्ली में, उसी कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी जी जो पायलट गेंद से आदमी के आंख की रोशनी चली गई, उसमें किसी प्रकार कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। यह सरकार जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है, क्यों तानाशाही गुंडागर्दी का काम कर रही है। उसी में जिनकी आंखें की रोशनी चली गई वो एफआईआर दर्ज कराने गए थे, किंतु आप देख रहे हैं कोई सुनवाई आज के समय में थानों में नहीं हो रही है। जी बताएं, आज आप देश में जातिगत आरक्षण व्यवस्था समाप्त कर सभी नागरिकों को समान अवसर देने की मांग को लेकर जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि भारत सर्वधर्म समभाव वाला देश है, जहां सभी नागरिकों को समान सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि जातिगत आरक्षण के कारण योग्यता और समान अवसर प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षा, सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण व्यवस्था से युवाओं में असंतोष और जातीय विभाजन बढ़ रहा है। ज्ञापन के माध्यम से जाति के बजाय सम्मान, नागरिक अधिकार, योग्यता आधारित व्यवस्था लागू करने की मांग की गई। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। इस समय बताएं, हम जनपद मिर्जापुर के जिला मुख्यालय पे खड़े हुए। अभी आपने तस्वीरें देखी, वो कोई और तस्वीरें नहीं है। जिला मुख्यालय पर सवर्ण वर्ग के लोग आरक्षण खत्म करो और यूजीसी काला कानून लेकर धरने प्रदर्शन बैठे हुए। आइए हम पदाधिकारियों से बात करते हैं, उनकी क्या मांगे, किस तरीके की जो विषय है उसको लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे, विरोध जता रहे और सरकार से किस तरीके की मांग कर रहे हैं। क्या सरकार इनकी मांगों को अपने सूची में शामिल करती है? अगर सूची में शामिल करती है तो इनको क्या आश्वासन देती है? यहाँ पे हमारे साथ ये दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से सवर्ण सभा के लोग पदाधिकारी बैठे। जी क्या थी, आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे, तमाम सरकार विरोधी नारे भी लगा रहे, क्या है? या जो है आरक्षण, पहले तो हम यूजीसी से आते हैं। जो शुरुआत लड़ाई हम लोगों के सौर समाज का वो यूजीसी से है। सबसे प्रथम वर्ग यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो विश्वविद्यालय कमेटी गठन किया गया है कि जहां एक ही छत के नीचे हर समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, सारी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उसी बीच में छात्रों के बीच में भेदभाव किया जा रहा है। तो ऐसा अन्याय स्वर्ण से तो वहीं से शुरुआत कर दी गई। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब आरक्षण में आरक्षण योग्यता के आधार पर होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आरक्षण आप लोग ला करके हमारे ही जो है ऊपर बैठे हुए शासन कर रहे हैं कि जो है अरे आरक्षण तो हटा, आरक्षण किसी भी कीमत पर नहीं हटेगी। क्यों नहीं हटेगी भाई? आरक्षण हर समाज में गरीबी अमीरी है, हर समाज में गरीब है, उन गरीबों को आरक्षण दिया जाए, उन अमीरों को दिया जाए जो कि पैसे दे करके अच्छे अच्छे स्कूल में विद्यालय में पढ़ रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बढ़ रहे हैं। यहाँ तक उनको भी पता है कि यहाँ से लेकर विश्व स्तर तक 150 समाज के
अच्छे रैंक पर हैं, जो कि अच्छे जो परसेंटेज पे हैं, लेकिन 40% के लोग जो है डॉक्टर बन जा रहे हैं, इंजीनियर बन जाए, टीचर बन रहा है। मैं देख रहा हूँ कि 40% के जो टीचर बन जा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं कि उनको यूजीसी नहीं लिखने आ रहा है, भविष्य नहीं लिखने आ रहा है, और वहीं पर 60-65% के बच्चे जो है बैठे पड़े हुए हैं। ये कहाँ का न्याय है? तो वही आज अभी आप देख लिए जंतर मंतर पे वहां पर कहा जा रहा है कि ना वहाँ खाना दिया जाएगा ना पानी दिया जाएगा। अरे आप खाना नहीं दोगे, पानी नहीं दोगे तो क्या प्राकृतिक हवा नहीं मिलेगी? हम प्राकृतिक हवा लेकर के जिएंगे। हम तो सदियों से बलि चढ़ते आए हैं और सदियों से नितन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ते चले आए हैं, और लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये आरक्षण को जातिगत और गरीबी आर्थिक आधार पर, योग्यता के आधार पर नहीं दिया जाता है। सरकार को हम लोग मजबूर कर देंगे जब तक कि आरक्षण में संशोधन नहीं लाया जाएगा। हम कह रहे हैं उनको यूजीसी लाने की क्या जरूरत थी? हमें आपको पता था यूजीसी है क्या, लेकिन उन्होंने ला करके समाज में भेदभाव कर दिया। यहाँ तक कि समाज में तो चल ही रहा था, लेकिन आप लेकर चले गए विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको आप कमेटी गठन किया गया विश्वविद्यालय में, वहां पर लेके चले गए, वहां छात्रों में अपनी विवाद पैदा कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? हमने आपको जो है वोट दे करके दिल्ली भेजा है और आपने वहां जैसे हम लोगों को यूजीसी भेज दिया। यह ऐसा मत समझो कि हम लोग 3%, हम लोग 35 से 40% में सौर समाज आते हैं। हम लोग अगर सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। आइए हम दूसरे पदाधिकारी से बात करते हैं। जिस तरीके से आप लोगों की मांगे हैं आरक्षण को लेकर, आरक्षण की प्रक्रिया बड़े लंबे समय से संविधान में उल्लिखित हुआ है, और ये जो यूजीसी कानून है ये तो जिस सरकार को आप ले आए हैं उस सरकार ने यूजीसी कानून लाया, तो इसका मतलब आप सरकार का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल सवर्ण समाज सरकार का विरोध कर रही है और करता रहेगा, क्योंकि सवर्ण समाज को ये लोग जो है एकदम जीरो समझ रहे हैं कि जैसे चाहेंगे वैसे सवर्ण समाज का हम वोट ले लेंगे, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं लोग। और आरक्षण की जो है यूजीसी लाए, उसके बाद आरक्षण में जो चल रहा है, आरक्षण जो है संविधान में लिखा है 10 साल के लिए था, गरीबों के लिए था, वंचितों के लिए था। हम कह रहे हैं कि हर बिरादरी में गरीब नहीं है, आर्थिक आधार पे आरक्षण कर दीजिए, उसका हर बिरादरी सब लाभ ले। लेकिन ये लोग जो है ऐसा करने से जो है कतरा रहे हैं कि वोट बैंक हमारी गड़बड़ा जाएगी, हमारी कुर्सी चली जाएगी। तो कुर्सी यदि सवर्ण समाज कुर्सी पे बैठाता है तो उतारने भी जानता है, और आने वाला समय बहुत नजदीक है। अब सरकार जाने वाली है, और मोदी जी से और मोदी सरकार से हम यह कहना चाहेंगे कि यदि आरक्षण आपने लागू किया है चलिए ठीक है, लेकिन हम लोग पूरे सवर्ण समाज का एक मांग है कि ठीक है आरक्षण लागू है, आरक्षण के आधार पे जो जिस बिरादरी का डॉक्टर हो उस बिरादरी का वो इलाज करे, यही करा दे, यही लागू कर दे कि जो जिस बिरादरी का डॉक्टर रहेगा उस बिरादरी का ही इलाज करेगा। अभी समझ में आ जाएगा कि आरक्षण क्या है। तो यही सब बातों के लेके हम लोग यहाँ पे आज जो है धरना प्रदर्शन हुआ है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने का काम किया गया है। मेरा नाम अभिषेक सिंह धवन, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी से पूर्वांचल सचिव। तो इस तरीके से देखा जाए जैसा कि आइए अभी ये जो आप आरक्षण के साथ साथ यूजीसी काला कानून की बात करते हैं, यूजीसी जो कि अब सुनवाई तो सुप्रीम कोर्ट चली गई, सरकार अपने आप को उससे दूर दिखाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि आपने सरकार को बनाया और सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो सरकार आपको अपने फेवर में लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट को तरफ इशारा करे। अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आता है, यूजीसी पहले की तरह लागू हो जाता है, तो आरक्षण की प्रक्रिया तो सेम रह जाएगी, तो उस पर क्या होगा? नहीं तो जैसे यूजीसी जो आया है, जिस पहले जैसे कॉलेज में सब बच्चे, कॉलेज प्रशासन की कोई भी समस्या होती थी तो छात्र कंधे से कंधा मिलाकर उस समस्या का विरोध करते थे और उस समस्या से कैसे निपटा जाए वो काम करते थे। लेकिन ये सरकार यूजीसी जो कानून लाकर बच्चों के बीच मतभेद लाने का जो काम की है, यह बिल्कुल गलत की है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश आएगा यूजीसी की तरफ, यूजीसी मतलब खत्म करने के लिए, उसके बाद भी आरक्षण अब ये देश 80 साल से आरक्षण पर पल रहा है। अब आरक्षण देश में जाति को नहीं मिलनी चाहिए, देश में हर वर्ग में गरीब हैं, आरक्षण गरीब को मिलनी चाहिए, न कि जाति को मिलनी चाहिए। अब ये बात करते हैं कि जिस तरीके से आरक्षण के साथ साथ यूजीसी कानून की बात हो रही है और दोनों कानून को वापस लेने के लिए इतने बड़े पैमाने पे जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं सवर्ण समाज के लोगों का, कि जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि आरक्षण की बात तो संविधान तक चली जाती है, और यदि आप यूजीसी की बात करते हैं तो यूजीसी तो सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती है। तो किस तरीके से आपकी मांगों को वहां पे सूचीबद्ध किया जा सकता है? ऐसा है, आर्टिकल जब 14 आप पढ़ेंगे उसमें यह लिखा गया है कि हम सब भारतवासी का मतलब होता है कि प्रत्येक वासी एक बराबर होना चाहिए।
जब इस देश में समानता का अधिकार लागू है तो क्यों राजनेताओं ने अपने वोट का हथियार बनाने के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था को लागू किया। और यदि आरक्षण का समय रहते विनाश नहीं हुआ तो इस देश का विनाश होना तय है। मैं प्रधानमंत्री जी को क्या आवश्यकता है, आरक्षण लेने की क्या आवश्यकता है, द्रौपदी मुर्मू जी की क्या आवश्यकता है, जो IAS है PTS है किसी पद में है उनको क्या आवश्यकता है। जैसे मिर्जापुर जनपद में प्रिया पटेल जी हैं, 2 बार से मंत्री हैं, 3 बार से सांसद है, 1 बार से विधायक है। क्या पटेल बिरादरी का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सांसद बन सके, उनको आगे बढ़ाने का मौका दिया जाए? ऐसा नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि आरक्षण इसी तरीके से लागू रहे देश में। और बढ़िया। तो इस तरीके से आपने देखा कि तमाम जो सामान्य सवर्ण वर्ग के लोग हैं जिनकी मांग है, पहले तो आरक्षण की बात करते, उस आरक्षण की यदि जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं यदि वो समर्थ है तो उनको आरक्षण की श्रेणी से बाहर किया जाए। और UGC कानून जिस तरीके से सवर्ण की यह मांग है कि इस सरकार को ले आने में उनकी अहम भूमिका है। अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती तो फिर से सरकार गिराने में उनकी अहम भूमिका होगी। न्यूज़ 21 के लिए मिर्जापुर से SN यादव की रिपोर्ट। एंटी करप्शन एंड विजिलेंस की कार्रवाई को लेकर लेखपाल संघ ने गंभीर चिंता जताई है। संघ का आरोप है कि कुछ मामलों में शिकायत की वास्तविकता, शिकायतकर्ता की पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत रंजिश की जांच किए बिना लेखपालों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हाल ही में अयोध्या की तहसील सुहावल में लेखपाल के साथ हुई कार्रवाई का हवाला देते हुए संघ ने CCTV फुटेज और वायरल वीडियो सहित उपलब्ध साक्ष्यों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। संघ ने स्पष्ट किया कि वह भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करता और साथ ही ट्रैम्प कार्रवाई से पहले अनिवार्य जांच और फर्जी ट्रैप पर रोक और एंटी करप्शन विजिलेंस के लिए स्पष्ट और पारदर्शी दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। मिर्जापुर से SN यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। लेखपाल संघ का यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या है, किस लिए धरना दिया जा रहा है और कब तक ये चीजें है, क्या मांगे? जैसा कि यहाँ पर आज जो धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय चल रहा है, मैं बताना चाहूंगी अयोध्या के सुहावल तहसील में हमारे एक लेखपाल साथी को एंटी करप्शन टीम द्वारा गलत तरीके से फर्जी ट्रैप करके गिरफ्तारी की गई है। हम लोग उसकी जांच और जो हमारे लेखपाल साथी के साथ घटना घटित की गई और जबरदस्ती उठा करके उन पर कार्रवाई की गई, उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर आज बैठे हैं। और लेखपाल संघ का यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या है? लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाएगा और मॉडल स्कूलों की तर्ज पर शिक्षा व सुविधाओं की मजबूती आएगी। और अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई मॉडल स्कूल पहल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में कमजोर और वंचित वर्गों के बीच बच्चे बड़ी संख्या में पढ़ते हैं और ऐसे में स्कूल बंद होने से उनकी शिक्षा प्रभावित हो सकती है। मिड डे मील और स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने को भी उन्होंने कहा और उन्होंने दावा किया है इसका भी। लखनऊ से सचिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट देख रहे हैं। बलिया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गोल्डन फ्लावर पब्लिक स्कूल के हॉस्टल से लापता हुए 2 बच्चों को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस के अनुसार 26 जुलाई को दोनों बच्चों के लापता होने की सूचना पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस टीम ने विभिन्न स्थानों पर तलाश के साथ तकनीकी सहायता भी ली और लगातार प्रयास के बाद दोनों बच्चों को स्वस्थ अवस्था में बरामद कर लिया गया है। स्वास्थ्य जांच और कुशल क्षेम सुनिश्चित करने के बाद उन्हें उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक शिवाजी दुबे के निर्देशन में की गई और पुलिस टीम में उप निरीक्षक विवेक त्रिपाठी समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। लखीमपुर खीरी से नितेश चंद्र गुप्ता की रिपोर्ट देख रहे हैं। सर, मेरा नाम अनिता राणा है। मेरा बेटा का नाम अजीत सिंह राणा है और गोल्डन फ्लावर में पढ़ता था। ये स्कूल से निकल गया था और मेरा बेटा सुरक्षित मिल गया मुझे और मैं बलिया पुलिस स्टेशन बात करती हूँ। मेरा नाम मंगला है। मेरा लड़का हिमांशु गोल्डन फ्लावर से गायब हो गया था और सकुशल मिल गया है और वही बलिया पुलिस से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ।
हापुड़ के दौलाना क्षेत्र के लालपुर सोलाना में खास सुरक्षा विभाग की टीम ने खोआ निर्माण इकाइयों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान एक इकाई से करीब 7 क्विंटल खोआ जब्त कर नष्ट कराया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 1.75 लाख रुपए बताई गई है। टीम ने विभिन्न इकाइयों से खोआ, स्किम्ड मिल्क और पाउडर और वनस्पति समेत कई खाद्य पदार्थों के नमूने लिए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। एक अन्य इकाई से 268 किलो रिफाइंड ऑयल और 510 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर सीज कर दिया गया है और विभाग के मुताबिक जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों ने खोआ पनीर कारोबारियों को मिलावट से दूर रहने की चेतावनी दी है। हापुड़ से मनीष खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। रामपुर एसपी अनिल कुमार सिसोदिया ने थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना सेफनी में जनसुनवाई की। उन्होंने थाना क्षेत्र में पहुंचे शिकायतकर्ताओं की समस्याएं और प्रार्थना पत्र गंभीरता से सुने और एसपी ने संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को शिकायतों का निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद एसपी ने थाना सेफनी का निरीक्षण भी किया। इस दौरान थाना परिसर, महिला सुरक्षा केंद्र, कार्यालय और अभिलेखों की साफ सफाई व रखरखाव की स्थिति का जायजा लिया गया। एसपी ने संबंधित पुलिसकर्मियों को व्यवस्थाओं में सुधार और अभिलेखों के उचित रखरखाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। हरदोई में जिलाधिकारी अनुनय झा और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद किया। अधिकारियों ने छात्रों की पढ़ाई, भविष्य की योजनाओं और समस्याओं पर चर्चा कर उन्हें जरूरी मार्गदर्शन दिया। डीएम ने विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गुड सेमेरिटन और योजना की जानकारी देते हुए बताया कि सड़क हादसे में घायलों की मदद करने वाले नागरिकों को 25,000 रुपए की सहायता का प्रावधान है और एसपी ने साइबर अपराध से बचाव, यातायात नियमों और सोशल मीडिया के सावधानी पूर्वक इस्तेमाल की जानकारी दी। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। हरदोई से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। रामपुर पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक ने थाना शाहबाद का आकस्मिक निरीक्षण किया और इस दौरान अधिकारियों ने थाना परिसर, कार्यालय, अभिलेख, मालखाना, हवालात, भोजनालय, मिशन शक्ति केंद्र और साइबर सेल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने अभिलेखों के समुचित रखरखाव और उनमें दर्ज की जाने वाली प्रविष्टियों को समय समय पर अपडेट रखने के निर्देश दिए। साथ ही थाना परिसर में साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर बनाए गए और अच्छे से बेहतर बनाए रखने के लिए संबंधित पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों को व्यवस्थाओं में लापरवाही न बरतने और निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य करने के निर्देश भी दिए। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। कन्नौज के सकरावा थाना क्षेत्र में इटावा सोरीख मार्ग पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान सकरावा थाना क्षेत्र के परोर गांव निवासी पवन और रूप सिंह के रूप में हुई है। हादसे के बाद बस चालक और कंडक्टर बस छोड़कर मौके से फरार हो गया और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस हादसे की जांच कर फरार चालक और कंडक्टर की तलाश में जुटी हुई है। कन्नौज से रानू श्रीवास्तव की रिपोर्ट देख रहे हैं। रामपुर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और सड़क सुरक्षा मजबूत करने को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कलेक्ट्रेट सभागार में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिले की यातायात व्यवस्था और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में यानी ब्लैक स्पॉट और अतिक्रमण और अवैध पार्किंग समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की। डीएम, एसपी ने संबंधित अधिकारियों को यातायात व्यवस्था बेहतर करने और दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने और संवेदनशील स्थानों पर जरूरी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क किनारे अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। बस्ती के छावनी थाना क्षेत्र के रमवापुर गांव में 52 वर्षीय कृष्णा की हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक कृष्णा की 17 वर्षीय बेटी का पड़ोसी गांव के लक्ष्मण से करीब 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और पिता इस रिश्ते का विरोध करते थे। शुक्रवार को कृष्णा ने कथित तौर पर दोनों को गन्ने के खेत में साथ देख लिया, जिसके बाद विवाद हो गया। आरोप है कि दोनों ने हंसिया लग्गी से कृष्णा पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद शव को गमछे से बांधकर नहर में छुपाने का आरोप है। पुलिस ने बेटी और उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। बस्ती से देव पांडे की रिपोर्ट देख रहे हैं।
क्या नाम है आपका? काशीराम ये जो घटना हुआ है ये आपके कौन लगते थे? भाई। उनका क्या नाम था? जो मरे हैं उनका क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा। तो ये घटना जब हुआ उसके बाद आपको कैसे पता चला? वही लड़की से पूछा गया ना। ये घटना कब की है? 1:30 बजे की। रात में या दिन में? दिन के। हाँ। लड़की का क्या नाम है? दुर्गा। तो जो घटना हुआ है तो आप लोग को कैसे पता चला कि ये मतलब एक्सपायर हो गई, मर गई? वही लड़की को दबा जब छोड़ा गया फार्म का। हाँ। तो वह बताई जोन बा। क्या बताई? कहीं के जोन बा नहर है जोन बा। प्रेम प्रसंग में पकड़े जाने पर दिनांक 21/8/2026 को जनपद बस्ती के थाना क्षेत्र दुबौलिया में प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता की गला घोंटकर हत्या कर दी है, जिस संबंध में एफआईआर दर्ज कर विवेचना की जा रही है। 100 पंचायतनामा करके पीएम हेत चीरघर बस्ती। बस्ती में बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। डीएम कृतिका जोशना और एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने कुदरहा ब्लॉक के बेडारी, अहद माली और महुआ पार कला क्षेत्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों ने तटबंध, कटान प्रभावित इलाकों और बढ़ते जलस्तर की स्थिति का जायजा लिया। मौके पर बाढ़ बचाव और कटान रोधी कार्यों की भी समीक्षा की गई। डीएम ने तटबंध की सुरक्षा और नियमित निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और प्राथमिकता के आधार पर त्वरित समाधान के निर्देश दिए। प्रशासन ने संबंधित विभागों को सतर्क रहने और ग्रामीणों की सुरक्षा, राहत एवं सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा गया है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट देख रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पे ये दूसरी बार है कि हम लोग का निरीक्षण इस क्षेत्र में लगा है। पिछली बार जब हम आए थे तो रेस्टोरेशन वर्क यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, क्योंकि यहाँ पे कटान थोड़ा ज़्यादा हो रहा था और हमें बार बार सूचना भी मिल रही थी। डेली बाढ़ उससे हमें सूचना मिलती है कि नदी का लेवल अब ऊपर बढ़ रहा है कि नीचे जा रहा है और कहाँ पे कटान हो रहा है। इसकी सूचना क्योंकि पिछले 2-3 दिन से लगातार मिल रही थी, इसीलिए आज हमने सोचा था हम यहाँ पे विजिट करेंगे। तो जो भी रेस्टोरेशन वर्क पहले स्टार्ट हुए थे, आज हमने आकर के देखा है कि काफ़ी ज़्यादा काम आगे बढ़ गया है। काफ़ी कुछ यहाँ पे सिचुएशन को अभी फ़िलहाल संभाल लिया गया है। जैसा कि मुझे लोकल ग्रामीणों ने भी बताया कि अभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की स्थिति नहीं है। फिर भी हमने डिपार्टमेंट को सजग रहने के लिए बोला है और जहाँ कहीं पे भी और मदद की ज़रूरत है वो कंटिन्यूसली करी जाएगी। अन्य जगहों पर भी जहाँ पे कटान हो रहा है वहाँ पे लगातार डिपार्टमेंट उसमें है, टच में है। बाकी अन्य जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन भी पूरी तरीके से मेंटेन किया जा रहा है और मीडिया से भी हमारा यही एक अपील रहेगी कि जहां कहीं से और कोई सूचना मिलती है क्षेत्र से, कृपया हमें समय समय पर बताते रहें। धन्यवाद। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दिखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार। मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।